बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 मार्च है और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दो अफसोसनाक ख़बरों से करेंगे। इन ख़बरों की मुख्तसर सी डिटेल के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइंस या टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप देखने वालों तक बर वक्त पहुँचता रहे। और अगर आपसे हो सके तो हमारे इस प्रोग्राम को आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने यारों के साथ आपने, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है तो सवाब समझ के आपने हमारे इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है। तो पहली नाज़रीन अफसोसनाक ख़बर ये है कि साबिक़ नामवर मारूफ़ सफ़ारतकार, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और 2 मरतबा के चेयरमैन पीसीबी शहरयार ख़ान इंतकाल कर गए हैं। 89 ईयर उनकी एज थी और उनके अपने फैमिली ज़राई के मुताबिक कुछ अरसे से, बल्कि काफ़ी अरसे से वो अलील थे और आज उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और सोगवारान ने उन्होंने जो वर्सा छोड़े हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। इसके अलावा नाज़रीन, कल रात हम चूँकि अपना आखिरी व्लॉग जो है वो मॉर्निंग का रिकॉर्ड कर चुके थे, उसके बाद एक बड़े अफसोसनाक वाक़ये को इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट किया गया। वाक़या नाज़रीन ये हुआ कि रूस के शहर मॉस्को के नवाही इलाकों में एक कंसर्ट हॉल है, वहाँ पे 3 दहशतगर्द घुसे और अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे शुरू कर दी, बम भी वहाँ पे फेंके गए, जिसके नतीजे में, इस दहशतगर्दी के नतीजे में कोई 60 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं और 115 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। बहुत हाई स्केल का ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और फिर इसमें आप देख रहे हैं कि जो 3 लोग घुसे हैं और दहशतगर्दी की वारदात की है, लोगों को मारा है, अंधाधुंध फायरिंग की है, वो आराम से ये सब कुछ करने के बाद सफ़ेद गाड़ी में बैठ के जाए बकुआ से फ़रार हो गए। और उसके बाद फिर रशिया की जानिब से स्टेटमेंट आया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि हमने पहले मुतनब्बे कर दिया था, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ऐसा वाक़या हो सकता था, तो एडवांस में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा चुकी थी रशिया के साथ। और इस अमेरिका के स्टांस में कहा गया है कि इसमें यूक्रेन का कोई किरदार नहीं है। जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इसमें यूक्रेन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन रशिया ने अमेरिका के इस स्टेटमेंट को रद्द कर दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बग़ैर किसी तहकीकात के अमेरिका कैसे इस मामले से जो यूक्रेन है उनको बरी-ए-ज़िम्मा करार दे सकता है। ये नाज़रीन हमारी 2 मुख्तसर सी ख़बरें। अब आ जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के इक़्तिदार की उल्टी गिनती कैसे शुरू हुई है। नाज़रीन, इंतख़ाबात से पहले 8 फरवरी 2024 के इंतख़ाबात से पहले आप सब जानते हैं कि गंडापुर साहब जो है वो मफ़रूर थे और 9 मई के मुल्ज़म हैं और इलेक्शन भी उन्होंने रोपोशी में लड़ा। कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जीत गए, सूबाई असम्बली का भी जीत गए। कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी और इमरान खान साहब ने उन्हें केपीके के वज़ीर आला के तौर पे नामज़द कर दिया। तब भी सवालात उठे, लेकिन उन्होंने हल्फ़ भी उठा लिया, वो वज़ीर आला भी बन गए। लेकिन उसके बाद जिस किस्म का उनकी तरफ से मैसेजेस आए, जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने शो की, जो वार्निंग और सख्त ज़ुबान का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसके बाद भी ये चहमगोइयाँ की गई कि अली अमीन गंडापुर साहब अब एक सियासी जमात के वर्कर नहीं, बल्कि एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं। तो जो भी उनको बात करनी चाहिए, वो सिर्फ़ एक सियासी जमात के वर्कर के तौर पे नहीं, इमरान खान के साथी के तौर पे नहीं, बल्कि एज़ ए चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी उन्हें बहुत सारे मामलात पे ज़िम्मेदारी का जो भी बोलना है, ज़िम्मेदारी के साथ बोलना होगा। लेकिन आपने देखा कि चंद रोज़ पहले उन्होंने मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से क्या गुफ्तगू की। लेकिन बहरहाल इसमें जो एक अहम चीज़ है, जो जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जो गवर्नर केपीके हैं वो एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। मामला नाज़रीन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला दिया, उस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी पूरा एतमाद थी कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट से सेट असाइड हो जाएगा। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ के खिलाफ फ़ैसला आ गया और यहाँ तक तहरीक अपना
पेशावर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दी गई हैं सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और मरकज़ में, वो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। ताहाल अभी पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आया। इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके हुक्म इम्तना हासिल करना चाहती है, लेकिन इसका इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा कि 2 फोरम से जब फैसला खिलाफ आ चुका है तो सुप्रीम कोर्ट से भी इसी किस्म की चीज़ होगी, कोई रिलीफ मिलता हुआ। अभी तो अपील दायर होनी है, लेकिन चूंकि आर्टिकल 51 और आर्टिकल जो 106 है वो बड़ा वाज़ेह है, उसकी रोशनी में कोई रिलीफ मिलता हुआ तहरीक इंसाफ को नज़र नहीं आ रहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगे। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? मामला नाज़रीन ये है कि फ़ैसला दे दे पेशावर हाई कोर्ट ने तो जो KP असम्बली के जो मखसूस अरकान हैं उनका इजलास नहीं बुलाया जा रहा। KP असम्बली को ताले लगा दिए गए हैं और इसके बाद अपोजिशन ने, आपको मालूम है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा कि आप इजलास बुलाएं। आन के आर्टिकल 109 के मुताबिक गवर्नर साहब ने इजलास बुला दिया। अब गवर्नर साहब ने 22 का इजलास बुलाया था, आज 23 मार्च है, 22 मार्च को इजलास हुआ नहीं, जिस पे नाज़रीन गवर्नर साहब और KP के हुकूमत आमने सामने है, गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस। तो कल आपको याद होगा कि एक मुलाकात भी हुई यहीं इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और अलीमीन गंडापुर साहब की। और ये भी आपके नॉलेज में होगा कि पेशावर हाई कोर्ट में ये जो इजलास नहीं बुलाया गया, इस इकदाम को भी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया अपोजिशन की तरफ से कि नए लोग जो मुंतखब हुए हैं उनकी वोट टेकिंग को कैसे रोका जा सकता है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस करके जवाब तलब कर लिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से। अब नाज़रीन जो चीज़ सामने आ रही है कि क्योंकि KP हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो गवर्नर ने इजलास बुलाया है उनके पास कोई अख्तियार नहीं है और गवर्नर जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आला की एडवाइस का पाबंद है। अब इसमें नाज़रीन 2 अप्रैल को इजलास होना है, अपना सेनेट का इलेक्शन होना है, तो PTI की कोशिश ये है कि ये नए अरकान हलफ ना उठाएं और तकरीबन तमाम नशिस्तें, इक्का दुक्का नशिस्तें छोड़ के जो कि अपोजिशन को मिल सकती हैं मौजूदा हालात में, क्योंकि 91 KPK के पास हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास हैं, 27 अरकान अपोजिशन के पास हैं, 17 अरकान पे एक रुकन मुंतखब होगा। तो PTI की जो प्लानिंग नज़र आ रही है, वैसे तो जमहूरियत की बात होती है कि तहरीक इंसाफ बड़ी जमहूरी जमात है, बड़ी जमहूरी असूलों को फ़रोग़ देने वाली बात है, ये तहरीक इंसाफ का अपना दावा है। हकीकत क्या है वो आप नाज़रीन जानते हैं, लेकिन वहाँ पे जो जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, भाई ठीक है, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, आप उन मखसूस अरकान को हलफ उठाने के लिए मौका देते, सूबाई असम्बली का इजलास बुलाते, लेकिन यहाँ पे चूँकि सीटें लेनी है कि हमारी मखसूस नशिस्तें चली गई तो ये नशिस्तें हमने जाने नहीं देनी, तो उस पर इजलास नहीं बुलाया जा रहा। और उस पर नाज़रीन ये है कि अब 2 अप्रैल के सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसला आ सकता है इस मामले पे जो अपोजिशन गई है। और फिर अलीमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो नाअहली का केस है PK 113 का, उसमें 26 मार्च को बुला रखा है इलेक्शन कमीशन ने, गो के उसमें भी पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है। लेकिन नाज़रीन हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं ताहिर खलील साहब, उनका ये कहना है कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन की सूरत हाल बन गई है चीफ मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस के PK में, इसके नतीजे में बाखबर ज़रा ये बताते हैं सहाफ़ी ताहिर खलील साहब के मुताबिक कि जो रवैया अब तक रखा है, जो जिस तरीके से उन्होंने जेस्चर दिए या बयानात दिए, इससे बाखबर हल्के ये कह रहे हैं कि अलीमीन गंडापुर साहब के इक़्तिदार की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। अब नाज़रीन उल्टी गिनती ताहिर खलील साहब के साथ इसी खबर को आगे लेके चलें तो अगर गंडापुर साहब हट जाएं तो फिर दूसरा चीफ मिनिस्टर भी, तो अक्सरियत तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ के पास है, तो वह आएगा भी तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अगला चीफ मिनिस्टर भी। लेकिन नाज़रीन ये नहीं भूलना चाहिए कि बेशक अक्सरियत है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की KPK में, लेकिन ये खाम ख्याली रखना कि हमारा कोई बाल नहीं बाका कर सकता। अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए, पहले तो इन हालात को ठीक कर लेना। अलीमीन गंडापुर साहब अगर समझ जाते हैं कि पहली मरतबा वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, अगली मरतबा शायद वो KPK के चीफ मिनिस्टर बने ना बने, ये मौका अल्लाह ताला किस्मत वालों को देता है। तो अगर वो थोड़ा सा लेसन जो है वो सीखें इससे, तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन अगर नहीं किया गया तो फिर जैसा कि ताहिर खलील साहब ने कहा कि बाखबर हल्के ये कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है,
तो उल्टी गिनती के बाद ये कहना कि चीफ मिनिस्टर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ का आएगा, यहाँ पर भी एक ऑप्शन मौजूद है वफाकी हुकूमत के पास, गवर्नर राज का। ये इमरान खान साहब के दौर में जब सिंध में गवर्नर राज की बात की जाती थी तो उस वक्त हम कहते थे कि आपके पास 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए। तो अब ये जो नशिस्तों की मखसूस नशिस्तों की तकसीम हुई है, उसके बाद नंबर सिक्योर हो चुके हैं 2/3 मेजॉरिटी वाले हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों के पास। तो अगर हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया अली अमीन गंडापुर साहब की रविश पे, तो वो गवर्नर राज लगा सकते हैं, उनके पास मैंडेट मौजूद है। क्योंकि अगर सूबाई असम्बली से करारदाद पास नहीं करवा सके तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप पार्लियामेंट से करारदाद पास करवा सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी की। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल चीज़ें अगर बेहतर हो जाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है, वो कहते हैं ना कि वो गरम गरम खाने के बजाय ठंडा करके खाएं और अपने सूबे के अवाम का भला सोचें, तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर नहीं सोचेंगे, मफामत के साथ नहीं चलेंगे, जैसे कि एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा गया कि मुल्क को हालात से निकालना है तो तमाम वज़रा आला को वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म के साथ इख्तलाफात ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा, तभी मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। तो ये अब देखते हैं फर्दर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, शौकत सदीकी साहब, जिन्हें कल सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फैसल साहब हेड कर रहे थे, तो उन्हें फ़ैसला सुना दिया। वैसे नाज़रीन, एक और चीज़ भी आपको दिखा दें, काजी फैसल साहब के वालिद ने कैसे, जब आज क्योंकि 23 मार्च का दिन है, उससे रेलिवेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को, तो मेरे पास नाज़रीन एक तस्वीर मौजूद है, बड़ी यूनिक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर नाज़रीन काजी फैसल साहब के वालिद के सिग्नेचर मौजूद हैं। मैं अगर आपको ये करके दिखा सकूँ, ये उनके वालिद की तस्वीर भी है, ये साइड पे इधर, और ये दरमियान में उनके सिग्नेचर भी हैं यहाँ पे। काजी मोहम्मद ईसा बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से जो करारदाद पाकिस्तान थी उनको इंडोर्स किया था, और इसके ऊपर एक फजल हक साहब के हैं और बाकी जो रहनुमा उस करारदाद पाकिस्तान में मौजूद थे, तो उनके सिग्नेचर भी इस पर मौजूद हैं। तो नाजरीन, ये चूँकि बात से बात हुई तो मैंने कहा ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें। तो सदीकी साहब ने कहा है कि मेरे लिए विंडिकेट हो जाना, मेरे लिए जो इल्ज़ामात मुझ पे लगे उनकी क्लीन चिट मिल जाना, ये मेरे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला का करम हुआ है। मुझे पेंशन और मराहत की इतनी फ़िक्र नहीं थी, वो तो मेरे लिए सानवी हैसियत रखते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो इल्ज़ामात लगाए थे कि माजी के जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसके जो किरदार थे, जनरल फैज़ थे या जनरल फैज़ में जनरल बाजवा का नाम आके लिखते थे, मैंने उनसे मुतल्लिक जो इल्ज़ामात लगाए थे, मैं अपने इल्ज़ामात पे आज भी कायम हूँ। ये शौकत सदीकी साहब ने कहा है। और शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मैंने जो इल्ज़ामात लगाए थे, मैं आज भी कहता हूँ कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर मैं झूठा साबित होता हूँ तो मुझे डी चौक पे फाइल लगा दिया जाए, यानी लटका दिया जाए, फांसी लटका दी जाए। लेकिन अगर मैं सच साबित होता हूँ तो जो ज़िम्मेदारान है फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शौकत सदीकी साहब ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के साथ मेरी 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात में वो बात करने आए थे जो पनामा के केसेस थे, नवाज शरीफ मरीम नवाज़ के, और एहतसाब अदालत के फ़ैसले से पहले मेरे पास आए थे। और उसमें ग़ालिबन वो उन्हें पता था कि बेंच जो बनेगा फौजदारी केसेस का, नैब के केसेस का मेरी सरबराही में बनेगा, तो मुझसे वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करवाना चाहते थे ताकि उस फैसले की एक सेंक्टिटी बन जाए, एक साख बन जाए। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो फैज़ हमीद ने कहा था इस तरीके से तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो फिर वो चले गए और फिर उन्होंने मर्ज़ी के बेंच बनवा लिए, जो भी उन्होंने करना था, लेकिन मुझे बेंच में शामिल नहीं किया गया। दूसरी मुलाकात में कहते हैं कि मेरे पास आए, फैज़ हमीद साहब कहा कि आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं, मुझे जनरल बाजवा साहब ने भेजा है और ये कहा है कि आपसे हाई कोर्ट का एक जज मैनेज नहीं होता। तो मुझे उस वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की ऑफ़र की जनरल फैज़ हमीद ने, और मेरे पूछने पे कि मुझे वो पनामा वाले बेंचेस से क्यों नहीं करवाया गया, तो उस पर भी फिर जनरल फैज़ हमीद ने एडमिट किया कि हमने इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करके आपको उस बेंच में शामिल नहीं होना दिया गया क्योंकि हमारे स्टेक थे। तो अभी भी सदीकी साहब कहते हैं कि मैं अपने इल्ज़ामात पे कायम हूँ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इल्ज़ामात ऐसे नहीं कि इस पर मट्टी डाल दी जाए, तहकीकात हो, जो झूठा हो उसको कैफ़े किरदार तक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो सच्चा है वो तो सच्चा है। तो देखते हैं इस मामले के ऊपर कोई चीज़ सामने आती है या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन,
जो अगली खबर मैंने जो थंबनेल पे लिखा कि सहाफ़ी कैमरा लेके अडयाला जेल में घुस गया और इमरान खान को अपने कैमरे अपने DSNG के ज़रिए लाइव कर दिया। ये नाज़रीन बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं और ये मेरे ख्याल में मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आंखें खुलें जो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं, जो चाहने वाले हैं कि लोग उनको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये नाज़रीन सारी जो खबर है ये एक टेस्टर के तौर पे है। ये जो मैंने लिखा ना कि सहाफ़ी कैमरा लेके अडयाला जेल में घुस गए, इमरान खान को लाइव कर दिया, ये एक टेस्टर है। टेस्टर के तौर पे मैंने शामिल किया ये स्लग। मामला नाज़रीन ये है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बड़ी डिस्कशन होती रहती है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू उसमें होती है। उसमें नाज़रीन हुआ ये कि एक यूट्यूब चैनल है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उसके कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए। उसमें लिखा गया उनके थंबनेल के कि 8वें रोज़ पर कप्तान वज़ीर आला हाउस मुंतकिल, यानी इमरान खान को 8वें रोज़े पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस वज़ीर आला हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। अली बिन गंडापुर इमरान खान को साथ ले गए। कप्तान पर 203 केस ख़त्म, नोटिफिकेशन जारी। सफ़ेद लैंड क्रूज़र में रवाना, अडयाला जेल से बराह रास्त मनाज़र। चीफ इलेक्शन कमीशन का 9 बजे एतराफ़ जुर्म, वादा माह बनते ही गिरफ्तार। रेंजर ले गई। कप्तान 7वीं तरावी पर ही बनी गाला मुंतकिल, यानी 8वीं तरावी पे इमरान खान साहब को वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया गया था। उससे एक दिन पहले 7वीं तरावी को इमरान खान साहब को जो है वो बनी गाला मुंतकिल किया गया और वहाँ पे खान साहब सफ़ेद लैंड क्रूज़र में रवाना हुए थे और यहाँ पे इमरान खान साहब को अडयाला जेल से हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। दोनों जो वीलॉग्स किए उसके बराह रास्त मनाजर का भी दावा किया गया। उसके आगे नाज़रीन उल्लू के पट्टे, ये थंबनेल के ऊपर लिखी हुई जो इबारत है, उल्लू के पट्टे अडयाला जेल खोलो, खातून जज का खड़ाक। 3री तरावी पर ही कप्तान की रिहाई मुबारक, यानी उधर 7वें तरावी और 8वें रोज़े को 2 मरतबा खान साहब को रिहा करवाया, लेकिन 3रे रोज़ तरावी पर भी खान साहब को रिहा करवा चुके थे। 3री तरावी पर ही कप्तान की रिहाई मुबारक। लाइव मचल के मंजूर, रोबका जारी। चीफ 9 मिनट में फारिग। अब कौन सा चीफ और 9 मिनट में फारिग, बड़ी टाइमिंग वाली बात है। जेल से रवानगी, अडयाला जेल से बराह रास्त मनाज़र। फिर नाज़रीन आगे सुने, बड़ी दिलचस्प थंबनेल है, बड़े दिलचस्प थंबनेल है। अल्लाह अकबर, कप्तान 8 मिनट में रहा, वहाँ पे 9 मिनट था, यहाँ पे 8 मिनट में रहा। 3 जजेस का फैसला, कप्तान खैबर पख्तूनख्वा खैबर हाउस में मुंतकिल। वो पहले चीफ मिनिस्टर, फिर बनी गाला, फिर खान साहब वैसे रहा, सादा तौर पे रहा, पता नहीं खान साहब कहाँ जाएंगे, अब खैबर हाउस में मुंतकिल। छोटे त्यारे पे रवाना हुए, पहले लैंड क्रूज़र, फिर हेलीकॉप्टर, अब छोटे त्यारे पे इमरान खान साहब रवाना हो रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर के कप्तान से मुलाकात, मरियम की गिरफ्तारी, फूलों की बरसात भी खान साहब पे। कप्तान 10 बजे पेशावर हाउस मुंतकिल। अब खैबर पख्तूनख्वा से नए व्लॉग में पेशावर हाउस इमरान खान साहब मुंतकिल हो गए। बस ना, इससे पहले जो व्लॉग का मैंने आपको बताया जिसका थंबनेल है, 39,000 लोगों ने देखा। अब ये जो अगला मैं आपको बता रहा हूँ ये 23,000 लोगों ने देखा। अब जो अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि कप्तान 10 बजे पेशावर हाउस मुंतकिल, नोटिफिकेशन जारी, 11 मिनट में रहा, हेलीकॉप्टर पर रवाना। डोनाल्ड लुईस समात ने गेम उल्टा दी, कप्तान की उड़ान। इसको 47,000 लोगों ने देखा। आखिरी रह गया, कप्तान 9 बजे KP हुकूमत के सपुर्द। वो कहाँ बनी गाला जा रहे थे, कहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस जा रहे थे, कहाँ पेशावर हाउस जा रहे थे, कहाँ खैबर हाउस जा रहे थे, अब डायरेक्टली KP हुकूमत के सपुर्द कर दिया। हेलीकॉप्टर रवाना, शेर अफजल मरवत साथ ले गए। पहले गंडापुर साथ लेके गए थे और मरवत साहब साथ ले गए। कप्तान मुखालिफ, जनरल पे फर्द जुर्म आयद, जज की माफ़ी, अडयाला जेल से बराह रास्त मनाज़र। 74,000 लोगों ने देखा। अब नाज़रीन 5 अगस्त से जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, इस यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ 3 वीलॉग होते हैं और तीनों वीलॉग में इमरान खान की रिहाई होती है और उसके बराह रास्त मनाज़र भी थंबनेल पे लिखे जाते हैं कि आपको इमरान खान की रिहाई के बराह रास्त मनाज़र भी दिखाते हैं, लेकिन लोग इसको देख रहे होते हैं। खान साहब तो आज भी जेल में हैं 5 अगस्त 2023 में गिरफ्तारी के बाद, लेकिन ये रोज़ 3 मरतबा रिहा करवाने के बाद वो जो यजूद मजूद का किस्सा हमें हमारे वालिदैन सुनाते हैं ना, कि वो एक दीवार को चाट रहे हैं और जब रात हो जाती है थक जाते हैं कि बाकी जो रह गई है थोड़ी सी, एक बाल के बराबर, एक पर्दे के बराबर, वो सुबह चाट लेंगे, दीवार सुबह फिर बड़ी हो जाती है। तो इसी तरीके से 3 दिन, एक दिन में 3 वीलॉग हैं, तो एक में रिहा कराते हैं, यकीन नहीं होता, फिर दूसरे में रिहा कराते हैं, उसमें यकीन नहीं होता, फिर तीसरे में रिहा कराते हैं, फिर सो जाते हैं, अगले दिन फिर आके इमरान खान साहब को रिहा कराते हैं। तो 5 अगस्त 2023 से लेके ये सिलसिला जारी है और हज़ारों की तादाद में लोग जो है ये वीलॉग देख रहे हैं। अब ये नाज़रीन, जब हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे, तो मेरे एक दोस्त ने कहा, इमरान साहब आप ऐसा थंबनेल छोटा सा लिखें, एक टेस्टर लगाएं, देखें क्या होता है।
आपके व्लॉग के साथ। उसने ये भेजा कि सहाफ़ी कैमरा लेके अडयाला जेल घुस गया, इमरान खान को लाइव कर दिया। मैं अभी नाज़रीन देख लूँ। सहाफ़ी DSNG लेकर अडयाला जेल में, सीनियर सहाफ़ी DSNG लेकर अडयाला जेल में घुस गए, कप्तान को लाइव कर दिया, जनरल की मुदाखलत, सीनियर सहाफ़ी अंदर। तो ये इस पर देखें कि वो उसने बड़ा वो मतलब बड़े उसमें अंदाज में कहा कि क्या भी लगे हुए हैं। इमरान साहब आप भी चेक करें कि लोग किस तरह से देखते नहीं देखते, ये तो झूठ बोल कर रोक कर रहा है। आप भी ज़रा चेक करें कि किस तरीके से ये जो खान साहब के चाहने वाले हैं, वोटर सपोर्टर हैं, उनके लिए यही सच है कि रोज़ खान साहब की रिहाई की बात बना के उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये शऊर है नाज़रीन, जो बताने का मकसद था कि खान साहब के वोटर सपोर्टर चाहने वालों को ये शऊर है कि एक बंदा रोज़ उनको बेवकूफ़ बना रहा है और वो हज़ारों की तादाद में बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।